प्रिय विद्यार्थियों, आज हम एमए पॉलिटिकल साइंस एमए फाइनल पॉलिटिकल साइंस के पेपर मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट में तिलक के बारे में चर्चा करेंगे। तिलक ने राज्य से संबंधित सैद्धांतिक पक्षों का बहुत ही विस्तृत विवेचन किया है। इन्होंने व्यवस्थित विवेचन नहीं किया, अपितु उन्होंने राजनीतिक प्रश्नों पर मौलिक दृष्टिकोण का प्रतिपादन किया। स्वातंत्र्य स्वराज्य, राज्य के प्रयोजनों, राज्य, व्यक्ति व समाज के संबंधों आदि पर तिलक ने जो विचार व्यक्त किए हैं, उनके दृष्टिकोण और वैचारिक स्पष्टता को उजागर करते हैं। व्यक्ति की स्वतंत्रता की आध्यात्मिक अवधारणा। व्यक्ति की स्वतंत्रता की आध्यात्मिक अवधारणा के संदर्भ में तिलक व्यक्ति के व्यक्तित्व पर बाध्यकारी नियंत्रणों को अनैतिक मानते थे। स्वतंत्रता की उनकी धारणा उनकी आध्यात्मिक आस्था से ही निर्धारित हुई थी। भारतीय अद्वैतवाद में गहरी आस्था होने के कारण तिलक सभी मनुष्य को निरपेक्षवाद परमात्मा का स्वीकार करते थे। इस प्रकार उनके लिए व्यक्ति की स्वतंत्रता का निषेध ईश्वर की सत्ता के निषेध के समान ही आपत्तिजनक और अपवित्र था। तिलक के लिए स्वतंत्रता व्यक्ति की बाहरी नियंत्रण से मुक्ति का नकारात्मक परिणाम नहीं, अपितु व्यक्ति की ऐसी सामर्थ्य के रूप में समझी जा सकती थी जिसके द्वारा वह अपने ईश्वरीय अंश को व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन में प्रतिबंध कर सके। इस प्रकार राजनीतिक स्वतंत्रता तिलक के लिए स्वयं में साध्य नहीं थी, अपितु यह व्यक्ति की आध्यात्मिक स्वतंत्रता की पूर्व शर्त थी। तिलक पश्चिमी व्यक्तिवादियों की भांति स्वतंत्रता को व्यक्ति पर से समाज और राज्य के प्रतिबंधों के निवारण का व्यवहारिक सूत्र मानते थे। अपितु उनके अनुसार स्वतंत्रता मनुष्य के व्यक्तिगत विकास और उसके द्वारा अपने परम श्रेय ईश्वर से एकाकार हो जाने की प्राप्ति के लिए अनिवार्य नैतिक आवश्यकता है। तिलक की स्वतंत्रता की धारणा स्वतंत्रता के प्रयोजन में महत्व के विषय में जॉन स्टुअर्ट मिल के दृष्टिकोण से समानता रखती थी। मिल की भांति वे स्वतंत्रता को व्यक्ति ऐसी सामर्थ्य के रूप में स्वीकार करते थे जिसके द्वारा अपने व्यक्तित्व का सर्वोत्तम नैतिक विकास कर सके। व्यक्ति की स्वतंत्रता के प्रति तिलक का नैतिक आग्रह राष्ट्रों की स्वतंत्रता के प्रति उनके दृष्टिकोण से पूर्णतः परिलक्षित हुआ। राष्ट्रों की स्वतंत्रता और आत्मनिर्णय के अधिकार के प्रति तिलक का आग्रह भारतीय दर्शन और पश्चिमी उदारवादी आग्रहों का विलक्षण समन्वय का उदाहरण था। उन्होंने राष्ट्र की जॉन स्टुअर्ट मिल द्वारा किए गए परिभाषा को स्वीकार किया। उन्होंने 1919 में विल्सन द्वारा घोषित राष्ट्रीय आत्मनिर्णय के सिद्धांत का समर्थन किया। उन्होंने इस सिद्धांत को भारत के संबंध में क्रियान्वित किए जाने का आग्रह किया। सेकंड है राज्य के प्रयोजनों के संबंध में उपयुक्तवादी तर्कों का विरोध। बेंथम का उपयुक्तवादी तर्क अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख तिलक को मान्य नहीं था। राज्य की गतिविधियों के संबंध में बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का आग्रह भी तिलक स्वीकार नहीं करते थे। तिलक की आस्था व्यक्ति के अस्तित्व के प्रति प्रयोजनों में थी, अतः राज्य द्वारा बहुसंख्यक व्यक्तियों के अधिकाधिक नैतिक उत्थान की अपेक्षा वे व्यक्तियों के नैतिक और आध्यात्मिक उत्थान की प्राप्ति को अधिक महत्व देते थे। वे बेंथम की अपेक्षा मिल के इस विचार से अधिक निकट थे कि राज्य को अधिक व्यक्तियों के हीनतर सुखों की पूर्ति का प्रयत्न करने की अपेक्षा व्यक्तियों में श्रेष्ठ अथवा नैतिक आध्यात्मिक कल्याण से संबंधित सुनिश्चित करने का प्रयत्न करना चाहिए तथा ऐसे कल्याण से लाभान्वित होने वाले व्यक्तियों की संख्या को निर्णायक आधार नहीं माना जाना चाहिए। तिलक ने
राज्य की गतिविधियों की औचित्य को सिद्ध करने के लिए उन गतिविधियों को लाभान्वित होने वाले जन समुदाय की संख्या के गणितीय तर्क को बिल्कुल अस्वीकार किया। कल्याण के इस संख्यात्मक सूत्र पर तिलक ने जो आक्षेप किए वे राज्य के प्रयोजन के विषय में उनके नैतिक और आदर्शवाद दृष्टिकोण के प्रमाण हैं। तिलक ने अपने ग्रंथ गीता रहस्य में इसी बात के औचित्य के स्पष्टीकरण के लिए संख्या को आधार मानने का सर्वथा निषेध किया। इस संबंध में उनके तर्कों का सार अग्रलिखित रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। पहला है, संख्यात्मक मापदंड अपर्याप्त होते हुए भी और भ्रामक भी संख्यात्मक मापदंड अपर्याप्त होते हुए और भ्रामक भी उन्होंने उदाहरण दिया कि महाभारत के युद्ध में कौरव संख्या में अधिक थे तथा पांडव कम थे। और आज की स्थिति के संदर्भ में यदि हम कहें, जैसे चाइना अभी LAC के पास में हमारे जो जवान हैं उनसे 6 गुना अधिक जवान मिलिट्री लेके बैठा है। अक्षौहिणी सेना थी कौरव और पांडवों के पास में, जबकि पांडवों के साथ में केवल 7 अक्षौहिणी सेना थी। इनके पास में 11 थी तो इनके पास 7 अक्षौहिणी सेना थी। किंतु केवल संख्यात्मक आधार पर यह निर्णय करना उचित नहीं होगा कि पांडव अधर्म के मार्ग पर थे। तिलक के अनुसार पांडवों का वास्तविक बल उनकी संख्या से नहीं अपितु उनके प्रयोजनों का नैतिक श्रेष्ठता में निहित था। राज्य के प्रयोजन और मनुष्य कल्याण के प्रति तिलक के नैतिक और आध्यात्मिक आग्रहों का एक परिणाम था कि वह रानडे और गोखले जैसे उदारवादी नेताओं द्वारा ब्रिटिश सरकार के माध्यम से भारत में जनता के तात्कालिक आर्थिक पूर्ति के लिए किए जाने के सुधारवादी आग्रहों से प्रेरित और प्रभावित नहीं हुए। उनका स्पष्ट उत्तर था कि ब्रिटिश सरकार से दया के रूप में भारतीय जनता के भौतिक और आर्थिक उन्नति के लिए प्राप्त किए गए सुधार जनता के नैतिक कल्याण के मार्ग में सहायक नहीं होंगे। उनका मत था कि विदेशी शासकों द्वारा शोषित और पद दलित होने का भारतीय जनता पर नैतिक दुष्परिणाम इतना गंभीर था कि इनकी तुलना में जनता के तात्कालिक भौतिक हितों के लक्ष्य करके किए गए सुधारवादी उपाय अत्यंत हीन उपलब्धियाँ थीं। स्वराज्य की अवधारणा या स्वराज्य की धारणा। तिलक की स्वराज्य की धारणा मौलिक सकारात्मक थी। वे विदेशी आधिपत्य और व्यक्ति को राज्य का पहला सोपान स्वीकार करते थे, किंतु केवल विदेशी शासन से मुक्ति उनके स्वराज्य का मर्म नहीं था। तिलक के मत में विदेशी शासन स्वराज्य की अनुमति के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा थी। उनके अनुसार व्यक्ति के लिए स्वराज्य का अर्थ था व्यक्ति के स्वधर्म के पालन की स्वतंत्रता। वही एक राजनीतिक प्रणाली के रूप में स्वराज्य का अर्थ था वर्ग राज्य की स्थापना, धर्म राज्य की स्थापना। प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन परंपरा के आदर्शों के अभिभूत होकर धर्म राज्य को वे एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था के रूप में स्वीकार करते थे जो धर्म पर आधारित हो तथा धर्म की रक्षा के लिए अस्तित्व में हो। किंतु धर्म तिलक के लिए अंग्रेजी शब्द रिलीजन का पर्यायवाची था। धर्म की व्यापक परिधि में शासन के मूल प्रयोजनों, शासक की मर्यादाओं और जनता के सर्वांगीण विकास के प्रति उसके समर्पण के भाव को अनिवार्य रूप से सम्मिलित करते थे। इस प्रकार तिलक के लिए धर्म राज्य एक ऐसी धारणा थी जिसमें शासक और शासित दोनों संकीर्ण हितों से ऊपर उठकर नैतिक उद्देश्यों के प्रति समर्पित हो। तिलक के अनुसार ऐसा शासन अनिवार्य रूप से जनता के स्वाभिमान की रक्षा और उसके हितों की पूर्ति के लिए समर्पित होगा। तिलक की दृढ़ मान्यता थी कि विदेशी शासन की अधीनता धर्म राज्य की स्थापना के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा थी, क्योंकि विदेशी शासन की अधीनता का विचार मात्र इतना अनैतिक था कि उसके रहते जनता अपना नैतिक और भौतिक कल्याण कर ही नहीं सकती। विदेशी आधिपत्य के अधीन भारत की तत्कालीन परिस्थितियों में
तिलक के स्वराज्य की धारणा को व्यवहार में भारत में ब्रिटिश शासन की समाप्ति तथा भारत के समस्त विषयों का निर्णय करने का भारतीयों के अधिकार दिए जाने की आकांक्षा के रूप में समझ लिया जाता था, किंतु सैद्धांतिक स्तर पर तिलक के लिए विदेशी शासन का उन्मूलन मात्र स्वराज्य की धारणा को व्यक्त नहीं करता। वे तो इसे स्वराज्य प्राप्ति की दिशा में एक ठोस और निर्णायक कदम मानते थे। स्वराज्य की उनकी धारणा में शाश्वत तात्कालिक दोनों संदर्भ सम्मिलित थे। स्वराज्य से उनका आशय एक ऐसी शासन प्रणाली से था जो पूरी तरह जनता के हितों के प्रति समर्पित हो, जिसमें राज्य की शक्ति के जनता के स्वाभिमान के अपहरण का माध्यम न बने, अपितु उसका उपयोग इस रीति से किया जाए कि जनता कि वह शासित नहीं, अपितु शासन उसकी सहमति के अनुमति के द्वारा चलाया जा रहा है। सार्थ है, तिलक के स्वराज्य की धारणा में सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक समस्त प्रश्नों के निर्धारण में जनता की सक्रिय सार्थक भागीदारी आवश्यक थी। तिलक का स्पष्ट दृष्टिकोण था ऐसा शासन जो शासक की निरंकुश शक्तियों पर नियंत्रण की व्यवस्था न रखता हो, जनहित के प्रति संवेदनहीन हो तथा केवल शासक के स्वार्थों की पूर्ति के लिए चलाया जा रहा हो, सार्वजनिक धारणा के अनुकूल नहीं माना जा सकता। तिलक का स्वराज्य किसी विदेशी या स्वदेशी शासकों के हाथों में शक्तियों के अमर्यादित केंद्रीकरण को नहीं, अपितु शासन के पूर्णतः जनहित के प्रति समर्पण और शासन के कार्यों पर जनता के निर्णायक नियंत्रण के भाव को समाहित करता था। उनके स्वराज्य का मर्म राज्य की शक्ति पर जागृत लोक शक्ति के प्रभावी नियंत्रण में निहित था। टीवी पार्वती ने तिलक के स्वराज्य की धारणा को लोकतांत्रिक स्वराज्य की संज्ञा दी है। यह स्पष्ट है कि स्वराज्य की तिलक की धारणा मुख्यतः शासन चलाने वाले व्यक्तियों से नहीं, शासन के मूल प्रयोजनों से अधिक संबंधित है। उनकी स्वराज्य की धारणा प्राचीन भारतीय राज्य शास्त्रियों की दृष्टिकोण से प्रभावित है। तात्कालिक परिस्थितियों में तिलक की स्वराज्य की धारणा एक ऐसी स्थिति की अपेक्षा करती थी जिसमें भारतीयों के समस्त विषयों के निर्धारण का अधिकार भारतीयों को प्राप्त हो। प्रशासन, न्याय, वित्त, विधि निर्माण समस्त कार्यों पर भारतीयों का वास्तविक नियंत्रण तिलक के स्वशासन की धारणा का आधार था। तिलक का मत था कि राष्ट्र की प्रगति और समाज के निर्माण के लक्ष्य स्वराज्य पर ही निर्भर थे। उनकी दृढ़ मान्यता थी कि जब तक स्वराज्य अर्जित नहीं किया जाता तब तक भारत में न कोई समाज सुधार क्रियान्वित की जा हो सकेंगे और न ही औद्योगिक क्रांति हो सकेगी। वे इस अपेक्षा को अत्यंत अव्यवहारिक मानते थे कि आर्थिक विषयों में नीति निर्धारण का अधिकार तो विदेशी सत्ताधारियों के पास में रहे और वे औद्योगिक और वित्तीय नीतियों का निर्धारण भारतीय जनता के हितों को दृष्टि में रखकर करें। उनकी स्पष्ट धारणा थी कि विदेशी सरकार आर्थिक प्रणाली को ऐसा ही स्वरूप या दिशा प्रदान करेगी जो भारतीय जनता के हितों के अनुकूल नहीं है, अपितु विदेशी शासकों के स्वार्थों की पूर्ति पर आधारित हो। तिलक की ये भी दृढ़ मान्यता थी कि जब तक अपना भाग्य स्वयं निर्धारित करने की शक्ति भारतीय जनता के हाथों में नहीं आती, तब तक सरकार की सदिच्छा पर निर्भर रहते हुए कर्मिक आर्थिक सुधारों पर राष्ट्र के निर्माण की दृष्टि से कोई भी लाभ नहीं होगा, क्योंकि इन सुधारों से जनता के आत्मविश्वास या स्वाभिमान में वृद्धि नहीं होगी। तिलक की ये दृढ़ मान्यता थी कि जब तक अपना भाग्य स्वयं निर्धारित करने की शक्ति भारतीय जनता के हाथों में नहीं आती है, तब तक सरकार की सदिच्छा पर निर्भर रहते हुए कर्मिक आर्थिक सुधारों का राष्ट्र निर्माण की दृष्टि से कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि इन सुधारों से जनता के आत्मविश्वास में स्वाभिमान में वृद्धि नहीं होगी। तिलक के लिए स्वराज्य की प्राप्ति ऐसा बौद्धिक विलास नहीं था जिसमें लोगों को क्रमशः स्वतंत्रता के लिए तैयार किया जाए और जनता की कठिनाई के विषय में केवल बौद्धिक विचार विमर्श करते हुए शासकों मस्तिष्क में विद्यमान अंधकार को दूर करने के लिए विद्वतापूर्ण भाषण दिए जाएं। तिलक की मान्यता थी कि एक स्वतंत्र राष्ट्र स्वतंत्रता के लिए क्रमशः प्रगति नहीं कर सकता, अपितु स्वतंत्रता प्राप्त करके अपनी तीव्र प्रगति का मार्ग खोल लेता है।
इस पर आगे चर्चा करेंगे। धन्यवाद।